हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 का यूनिट 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कर रहे हैं और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। जो टॉपिक अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको मेरे चैनल रेनबो फिजिक्स बाय मेघा के क्लास 12 की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। इसमें जो अभी आपका टॉपिक चल रहा है वो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी एक्सिल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोनों, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। अभी हम इस पे न्यूमेरिकल में तो नहीं है, हमने सिर्फ इसके डेरिवेशन किया, लेकिन इसके डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट है, हमने सेपरेट वीडियो बनाया है एक एक डेरिवेशन का। अगर आपको ये डेरिवेशन देखने हैं और आज का टॉपिक जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, तो आप वो वीडियोस जरूर देख के आइए प्लेलिस्ट में जाके। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है और एक जनरल पॉइंट है। जनरल पॉइंट मतलब ना तो एक्सियल लाइन में है और ना ही वो इक्वेटोरियल लाइन में है, तो किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है हमको। तो स्टूडेंट, पढ़ते हैं फिर आज का टॉपिक, जो क्या टॉपिक है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। सो स्टूडेंट, एक एक स्टेप समझते हुए चलना। मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। हमको क्या करना है कि मैं तभी आपसे कहा कि अगर आप लास्ट वीडियो देख के आएंगे तो आपके लिए और भी इजी होगा इस वीडियो को समझना। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको यही वीडियो देख के आज का डेरिवेशन समझ में आ जाए, लेकिन अगर फिर भी आपको ज़्यादा अगर आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है तो आप पहले को वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, बेसिक स्टेप तीनों में एक से है। पहला क्या है, एक्सिल पॉइंट, दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट और तीसरा जनरल पॉइंट। और कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ जनरल पॉइंट पढ़ते हैं, उसी में केस 1 बना देते हैं एक्सिल पॉइंट और केस 2 बना देते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो एक तरीका आपका ये भी है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले माइनस क्यू, क्योंकि आपको पता है डाइपोल जो है वो दो चार्जेस से मिलकर बना होता है, तो आपका काम क्या है, पहले माइनस क्यू की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए, फिर प्लस क्यू की वजह से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालिए। देन हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जिस पॉइंट पे P जो आपको गिवन होगा, उस पॉइंट P पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उनका हम वेक्टर सम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से करते हैं और हमारा फाइनल रिजल्ट आता है। तो स्टूडेंट, चलते हैं आज के टॉपिक पे। आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब आपको दिया है माइनस क्यू, एक दिया है माइनस क्यू चार्ज है और एक आपका प्लस क्यू चार्ज है, और एक माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2L है। 2L है मीन्स ये भी L है और ये भी L है। देखिए, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है और आपको वो जनरल पॉइंट दिया है। सपोज वो जनरल पॉइंट यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे बना लेते हैं P पॉइंट, ये जनरल पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। देखिए, जनरल पॉइंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, हमको क्या दिया है, इस जो मिड पॉइंट है O, इस O पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस दी होगी, OP दी हुई आपको R, ये गिवन है आपको। और ये गिवन है कि ये वाला जनरल पॉइंट कितने एंगल पे, ये जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिखा रहे हैं, ये कितने एंगल पे, ये आपको गिवन है। तो स्टूडेंट, आपको डाइपोल गिवन है। डाइपोल गिवन होने का मतलब हमें ये चार्जेस गिवन है और हमें ये डिस्टेंस गिवन है, मतलब Q और L आपका यहाँ पे नोन है, Q और L, ठीक है। साथ में आपको R भी गिवन है यहाँ पे कि R आपका कितना है, R भी गिवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को करते हैं हम आगे। अभी हमको क्या करना है, हमें माइनस क्यू और प्लस क्यू इन दोनों की वजह से हमें क्या निकालना है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। माइनस क्यू में ये वाला पॉइंट को हम A कंसिडर कर लेते हैं और उसे हम B कंसिडर कर लेते हैं। तो माइनस क्यू की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे और प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। एक तरीका और है, ये काम तो करते आइए, यहाँ हम एक सिंपल मेथड से भी इसे कर सकते हैं, तो डिफरेंट तरीके से भी इसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से करके सिखाऊंगी आपको। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जिसको हम P कहते हैं, जिसको हम अर्लियर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो P होता है, स्मॉल p इक्वल टू Q इंटू 2L, वो जो होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस P से प्लस P की ओर होती है, माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की ओर होती है। कौन से, P की डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो डाइपोल है माइनस Q और प्लस Q, तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो P वेक्टर होगा, वो माइनस Q से क्या होगा आपका
प्लस क्यू की, मतलब ये वाली डायरेक्शन किसकी होगी, पी की डायरेक्शन होगी। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब देखिए ये जो पी है आपका, ठीक है, इस पी को, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस देखो कोई भी अगर मैं वेक्टर दिया था, आपने वेक्टर एनालिसिस पढ़ी होगी, वेक्टर पढ़ा होगा आपने, तो आपने देखा होगा अगर कोई वेक्टर ए ऐसा है तो इस वेक्टर ए के हम दो जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने के लिए हम इस जो वेक्टर ए है इसके ओरिजिन को पकड़ते हैं, ठीक है, इसके ओरिजिन को पकड़ते हैं और इसके ओरिजिन से हम दो परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है वो लाइन ड्रॉ करते हैं, दो ऐसे एक्सेस ड्रॉ करते हैं जो एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर। जैसे मैंने यहाँ पे कर दी, सपोज इसको मैंने एक्स एक्सेस कह दिया, इसको वाई एक्सेस कह दिया। फिर देखते हैं कि ये वेक्टर किसी भी एक एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, सपोज ये थीटा बना रहा है। तो दो जो यहाँ पे हम कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं वो कंपोनेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हम कहते हैं ये जो डिस्टेंस बनी ये आपकी ए कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट, और ये वाली जो डिस्टेंस बनी ये अगर इसको हम वेक्टर माने तो ये आपका, ये दो वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा है और इसका मैग्नीट्यूड ए साइन थीटा है। ये हम वेक्टर एनालिसिस में क्लास 11 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और आपको याद भी होगा कि ऐसा आपने किया था। तो किसी वेक्टर ए को कभी भी हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं जिन कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा होता है। और अगर हम इनके कंपोनेंट को वेक्टर फॉर्म में बोलेंगे तो ये ए कॉस थीटा है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई कैप, तो वो होगा ए कॉस थीटा आई कैप और ये होगा ए साइन थीटा जे कैप। तो दो एक वेक्टर ए को हमने दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया। तो बच्चा बाटी, जब आपने वेक्टर ए को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया तो दोनों कंपोनेंट का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो उतना ही होगा जितना वेक्टर ए को। आप बात को समझना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया, वेक्टर ए की पावर, वेक्टर ए ने अपनी पावर दो आदमियों में बांट दी और ऐसे दो आदमियों में बांट ली जिनका कंबाइंड काम उसके खुद के बराबर है, जो उतना ही काम करते हैं मिलकर जितना कि ए आदमी कर रहा था। समझ में आ रहा? तो कंपोनेंट का मतलब वेक्टर ए के असिस्टेंट जो उतना ही काम कर रहे हैं जितना कि ओरिजिनल वेक्टर कर रहा था। तो अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम इस वेक्टर ए को हटा सकते हैं, फिर हम उससे मतलब नहीं होता है। तो सेम हेयर यही काम हम यहाँ पे कहेंगे और आपका ये डेरिवेशन बहुत ईजीली हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, नहीं दिक्कत तो नहीं आएगी, नॉर्मल मेथड से भी हो जाएगा जैसे तक हम अभी तक कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ईजी मेथड ये है तो आप इसी को अडॉप्ट करें। तो इस मेथड में क्या है, ये पी वेक्टर है आपका डाइपोल मोमेंट, ये एंगल थीटा है, ये पी है, ये एंगल थीटा है। तो आपने क्या देखा था कि जो वेक्टर ए है थीटा एंगल की तरफ का जो कंपोनेंट था वो ए कॉस थीटा था। तो उसी तरह से ये पी है, ध्यान समझना, ये पी है और थीटा एंगल की तरफ इसका जो कंपोनेंट होगा यहाँ वो क्या होगा आपका पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे हमने कंपोनेंट किया। लेकिन इसका सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं होता, इसके दो होते हैं कंपोनेंट, एक ए साइन थीटा वाला भी है यहाँ पे, वैसे यहाँ पे पी साइन थीटा वाला भी होगा। तो ये जो लाइन है इसके जस्ट परपेंडिकुलर की लाइन इधर, ये तो पी कॉस थीटा है, पी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर लाइन इधर यहाँ, इसको पी को मैं ऊपर लिख देती हूँ ताकि थोड़ा डिफिकल्टी ना हो। ये पी है, ये है इसका डाइपोल मोमेंट माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर साइड इधर को आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनता है इसका जो कि होता है आपका पी साइन थीटा। क्या हो गया, पी साइन थीटा। अब देखो जो वेक्टर पी था अब वो अपने कंपोनेंट पे ब्रेक हो गया, पी साइन थीटा, पी कॉस थीटा। अब हमें पी की बात करने की जरूरत नहीं है, अब जो पी का रूल था वो पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा ही अपना फुलफिल करेंगे। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, बहुत ध्यान से देखना, हमें चाहिए ये पी स्मॉल पी अलग है, कैपिटल पी पॉइंट है, ध्यान देना, हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब हमने कहा था किसकी वजह से चाहिए थी, हमें इस डाइपोल की वजह से चाहिए थी इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अब हमने इस पी को ब्रेक कर दिया इसमें और इसमें, तो अब पी को मत देखो, अब इसके कंपोनेंट को देखो। अब देखो इसका जो पी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, मतलब कहने का मतलब अब ये डाइपोल खुद नहीं रहा, उसने अपने दो छोटे डाइपोल बना दिए, अपने दो असिस्टेंट बना दिए, दो डाइपोल, और उनसे कहा कि आप तुम वर्क करो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे छोड़ो, कुछ ऐसा समझ लो। तो अब इसका काम ना देख के हमने पी कॉस थीटा को देखा, तो ये जो पी कॉस थीटा आपका डाइपोल मोमेंट है, देखो पी डाइपोल मोमेंट था, अब ये भी एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, पी कॉस थीटा। तो ये पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट पी एक्सियल पॉइंट पे,
एक्सियल पॉइंट है, मतलब इसकी एक्सिस के अलाउंग है, तो कैसा पॉइंट है वो, एक्सियल पॉइंट। और इस पी साइन थीटा के लिए खुद ही सोचो, इस पी साइन थीटा के लिए ये पी पॉइंट देखो परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब कैसा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। ठीक है, यहीं पे समझने वाली बात है। अगर पूरे डेरिवेशन आप ये पॉइंट समझ जाएंगे तो पूरा डेरिवेशन तो आपके लिए हलवा हो जाएगा। देखिए ये पी कॉस थीटा के लिए पॉइंट पी क्या है, एक्सिस में है, तो ये पी पॉइंट क्या है उसके लिए, एक्सियल पॉइंट। और ये पी साइन थीटा डाइपोल के लिए ये पी पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। क्यों, क्योंकि हमने एक्सियल पॉइंट कैसे बताया था, हमने कहा था ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये एक्सिस है, तो ये पी पॉइंट हो गया, ये होगा पी पॉइंट, और सेंटर से उसकी डिस्टेंस होगी आर। ठीक है, ये माइनस क्यू है, ये कैसा पॉइंट था, एक्सिल, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, हमने कहा उसके सेंटर से जाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर, ये जो है पी, ये आर डिस्टेंस में है, और ये क्या है आपका, इक्वेटोरियल पॉइंट। ये कैसा पॉइंट था, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ये हो गया आपका इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल था, तो वही पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा रिपीट करेंगे। तो बच्चा पार्टी एक चीज़ बताइएगा, आपको कल लास्ट, तभी मैंने आपसे कहा था कि दो, अगर लास्ट आप 2 वीडियोस को देखते हो तो आपको ये वाला जो है बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो जो हमने एक्सेल पॉइंट वाला केस पढ़ा था, तो हमने देखा था एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, इसका जो सेंटर है वो ओ है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, और इस पी पॉइंट पे हमने देखा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी आपकी के की वैल्यू होती है 1/4πε0 2p/r3, ये आ रही थी आपकी। ठीक है, और दूसरा केस जो हमने पढ़ा था इक्वेटोरियल वाला, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये कैसा केस है, एक्सियल वाला। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, इसके ओ सेंटर से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी। ठीक है, और इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इंटेंसिटी आ रही थी इक्वल टू KP/r3। ये किस में आ रही थी, इक्वेटोरियल वाले पॉइंट में। और अगर ई की डायरेक्शन देखें तो ये ई की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन थी, मतलब यहाँ पी की डायरेक्शन क्या है, देखो माइनस टू प्लस, ये है पी की डायरेक्शन, तो ई की डायरेक्शन भी यही आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे 2p वेक्टर भी लगाओगे तो ये वेक्टर इसको दिखाएगा, p वेक्टर की डायरेक्शन और e की वेक्टर की डायरेक्शन सेम। लेकिन यहाँ पे p की डायरेक्शन ये थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आ रही थी। आपने कल ध्यान दिया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो थी, वो p के अपोजिट आ रही थी। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस लगा के p वेक्टर e वेक्टर कर दो, इससे डायरेक्शन का अंदाज भी आ जाएगा। हमने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। तो अगर आपको ये 2 रिजल्ट याद है तो आपको यहाँ पे बहुत ईजी हो गया करना, क्योंकि आपने ये 2 रिजल्ट तो 2 वीडियो में बहुत अच्छे से सीखे थे कि ऐसा निकलता है। तो अब क्या करना है, आपको ये 2 रिजल्ट यूज़ करने हैं, एक एक्सेल वाला, एक इक्वेटोरियल वाला। तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमको ये जरूरत नहीं, हमने दिखा दिया, चाहो तो आप एग्जाम में लिख सकते हो कि आपने क्या किया, P जो डाइपोल मोमेंट P है, ठीक है, आपने क्या किया, जो डाइपोल मोमेंट P, ठीक है, इसके क्या करना है, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक्स इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपके समझने के लिए लिख रही हूँ, इतना लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती वैसे। हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज p cos थीटा, सेकेंड वन इज p sin थीटा। अब बहुत ज़्यादा लंबा ना खींच के हमने लिख देते हैं, ये जो p cos थीटा है उसके लिए पॉइंट p इज एन एक्सियल पॉइंट, इसके लिए p पॉइंट क्या है आपका, एक्सियल पॉइंट है। और जो p sin थीटा है उसके लिए p क्या है, एक इक्वेटोरियल पॉइंट, p इज एन इक्वेटोरियल पॉइंट। यहाँ से पूरा क्लियर हो जाता है आपका, शॉर्ट लैंग्वेज में लिख दिया, आपको समझ में आ गया, ये आपका एक्सियल पॉइंट है वो इक्वेटोरियल। अब आपको फॉर्मूले दोनों के पता होने चाहिए, एक्सियल के भी और इक्वेटोरियल के भी। तो आपने क्या लिखा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, हमें माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से निकालने की जरूरत नहीं है। हमने माइनस क्यू और प्लस क्यू की जो कंबाइंड प्रॉपर्टी थी, जो कि डाइपोल मोमेंट थी, उसको ब्रेक कर दिया। तो उसका मतलब वही है कि हम पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकाल लेंगे उसमें, जब हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो या खाली इलेक्ट्रिक फील्ड, एट पॉइंट पी ड्यू टू p cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको अगर मैं E1 कह रही हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है कि p cos थीटा क्या है, एक्सियल, यहीं पे लिख भी देता चलिए, एक्सियल का रिजल्ट ये होता है। तो E1 क्या हो जाएगा आपका, K
ठीक है, 2 पी की जगह अब क्या आएगा बेटा, पी कॉस थीटा। क्या आएगा, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा अपॉन डिस्टेंस, ये पी कॉस थीटा है, इसके ये जो पी कॉस थीटा है आपका डाइपोल, इससे कितने डिस्टेंस में है वो, आर डिस्टेंस में, यानी डिस्टेंस कितनी थी, आर, तो ये कितना हो गया आपका आर क्यू, आर क्यू, क्वेश्चन 1। ठीक है, और आपको पता है एक्सियल पॉइंट में जो एक ही डायरेक्शन होती है वो पी की डायरेक्शन होती है, तो P मतलब P cos थीटा की, अब या किसकी डायरेक्शन, P cos थीटा की, तो ये किसके, या इसकी जो E1 की डायरेक्शन होगी P cos थीटा के अलाउंग होगी, तो यहाँ पे जो E1 बनेगा वो आपका क्या बनेगा, एक्सिस के अलाउंग P की डायरेक्शन, ये हो गया आपकी E1। ये समझ में आ रहा होगा, ये P cos थीटा की डायरेक्शन, ये E1 की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे, अलोंग, एक्सेल पॉइंट में देख रहे हो ना आप, सेम रहती है डायरेक्शन, अलोंग क्या, P cos थीटा, P cos थीटा की जो डायरेक्शन है वही क्या है, इसकी डायरेक्शन है। अब क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू एट P ड्यू टू P sin थीटा, तो सेम रिपीट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू P sin थीटा। अब P sin थीटा क्या है, कैसा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन 2, क्योंकि इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, के पी क्या मतलब पी साइन थीटा, पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और डायरेक्शन क्या होगी आप ही बताइए, पी के अलाउंग होती है डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे, सॉरी पी के अपोजिट होती है डायरेक्शन, पी के क्या आती है, अपोजिट, आप लिख भी सकते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट में क्या है, पी के अपोजिट है डायरेक्शन, तो पी मतलब यहाँ पे पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा के अपोजिट जा रही है, अपोजिट मतलब ये ऐसे है तो ऐसे जाएगी डायरेक्शन, लेकिन यहाँ थोड़ी जाएगी, यहाँ ले रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे जस्ट पी साइन थीटा के पैरेलल लाइन लेंगे, लेकिन उसके अपोजिट, ये ऐसे जा रही है तो ये ऐसे, ये हो गया आपका E2, क्या हो गया आपका E2, ये डायरेक्शन आपको दिख रही है। ठीक है, इसमें लिख सकते हो आप, क्या है ये डायरेक्शन, अपोजिट P साइन थीटा, डाइपोल मोमेंट या डाइपोल। ठीक हो गया, अब आपको E1 और E2 दिया है, और E1 और E2 के बीच का एंगल अगर हमें पता लग जाए, तो E1 और E2 कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, E1 और E2 आपको पता है। अब आपका काम क्या है कि E1 और E2 के बीच का एंगल फाइंड करो, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा से। सो स्टूडेंट, अब आपको क्या करना था कि E1 और E2 का रिजल्टेंट पता करना था। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था, इस वजह से थोड़ा सा यूट्यूब में करप्शन आ गया था, तो मैंने दोबारा ये सब चीज़ ड्रॉ किया है, तो थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा बोर्ड में लिखा हुआ। तो E1 और E2 का जो रिजल्टेंट है वो निकालना है आपको। तो E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालने के लिए मैं दोबारा से कह रही हूँ कि अगर आपने 11th में वेक्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए सब बहुत ही आसान जा रहा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो फिर भी आपको समझने की कोशिश कीजिए कि हम कैसे कर रहे हैं। तो E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालना है, तो हम रेक्टेंगल जो आपका पैरेललोग्राम मेथड है वो यूज़ करेंगे। तो हमने कहा कि ये E1 वेक्टर है, ये E2 वेक्टर है, हमने E1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, इतनी लेंथ की जितनी की E1 थी। E2 के पैरेलल ड्रॉ करा, इतनी जितने की क्या है, E2 है, E1 के पैरेलल और ये E2 के पैरेलल, और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट था उसको P से हमने मिलाया। ये जो बना ये इन दोनों का रिजल्टेंट था, जिसको हमने कह दिया E नेट। ये तो हमने रेक्टेंगुलर मेथड से उसको दिखा दिया कि ये E नेट है। सपोज ये E नेट जो है वो E1 से अल्फा एंगल बना रहा है, ये मान लेते हैं अल्फा एंगल। अब हम E नेट की वैल्यू पता करते हैं कि E नेट की वैल्यू क्या होगी। E नेट की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे R इक्वल टू √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो इसके लिए हमें थीटा मालूम होना चाहिए। थीटा मतलब A और B के बीच का एंगल। यहाँ पे A और B क्या है, E1 और E2, इनके बीच का एंगल, ये वाला पूरा का पूरा एंगल पता होना चाहिए हमको। ये तो अल्फा छोटा वाला एंगल हमने, ये तो अल्फा कह दिया, ठीक है। E नेट जो यहाँ से एंगल बना रहा है, ठीक है, मैं अलग अलग कलर पेन इसलिए यूज़ कर रही हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो कौन कौन सी चीज़ की बात करें। ये तो अल्फा है,
लेकिन ये बड़ा एंगल दोनों के बीच का, E1 और E2 के बीच का, ये कितना है ये पता करेंगे। एक्चुअली ये 90 है, सिंपल सी बात है। क्यों? E1 की वो डायरेक्शन वही होती है जो P cos थीटा की होती है, ठीक है। तो मैं E1 बोलूँ, यहाँ पे P cos थीटा बोलूँ, बात एक ही है। E2 की वही डायरेक्शन होती है जो P sin थीटा की अपोजिट डायरेक्शन होती है। इसका मतलब E2 के अपोजिट जो डायरेक्शन है ये वाली, वो P sin थीटा की डायरेक्शन है, ठीक है। इस चीज को समझना। और P cos थीटा P sin थीटा एक दूसरे के से 90 डिग्री के एंगल पे होंगे पूरे। क्यों होंगे? क्योंकि एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये वाला एंगल जो है ये है आपका 90 डिग्री, इधर वाला ये 90 डिग्री है, और ये एक आपकी एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि E2 और P sin थीटा दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो और ये 90 है, तो बचा हुआ भी कितना होगा? ये 90 डिग्री, ठीक है। कितना होगा? 90। तो इसका मतलब E1 और E2 के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा होगा बात? हमने कहा कि जो E1 की डायरेक्शन है वो P cos थीटा की डायरेक्शन है, E2 की डायरेक्शन P sin थीटा इसके अपोजिट है। P sin थीटा P cos थीटा के बीच का एंगल 90 है, और ये P 90 है, तो ये पूरा आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये बचा हुआ भी क्या होगा? 90 होगा। तो यहाँ पे थीटा के बदले क्या आ जाएगा? 90। तो इन दोनों का जो नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनका, तो वो निकालेंगे। ई नेट फॉर्मूला लगाया A² + B² + 2AB cos थीटा। तो पहले वैल्यू रखते हैं खाली E1 E2 करके, E1² + E2² + 2E1 E2 cos 90। cos 90 आपका होता है 0, तो ये वाला टर्म आपका डिसअपियर हो गया। बचा क्या? E1² + E2²। E1 और E2 की दोनों की वैल्यू पुट करी, तो ये बन गया आपका K2P cos थीटा, ऊपर से रखी इक्वेशन 1 और 2 से, अपॉन R³ का होल स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया आपका KP sin थीटा, ऊपर से वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं सीधे, अपॉन R³ का होल स्क्वायर। इन दोनों टर्म ये और ये से जो भी चीज कॉमन आ रही है इसको कॉमन लीजिए। कॉमन क्या आ रहा है? K दोनों जगह, P और R³, ठीक है। KP अपॉन R³ का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? 2 cos थीटा, 2 cos थीटा का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या बचा? साइन थीटा का स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व किया, ये सॉरी होल स्क्वायर है, KP अपॉन R³ का होल स्क्वायर बाहर है, ये होल स्क्वायर बना रहा है, इसको हम स्क्वायर रूट के बाहर ले सकते हैं। तो ये कितना बन गया आपका? KP अपॉन R³, KP अपॉन R³। अंदर कितना आ गया आपका? 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहीं पे रिजल्ट आ गया। देखिए थीटा के टर्म में आया है, K नोन है 1/4πε0, P नोन है क्योंकि Q × 2L होता है P, और Q भी नोन है, L भी नोन है, R भी नोन है, थीटा भी नोन है, क्योंकि अगर पॉइंट P आपको गिवन है तो आपको दिया होगा कि ये R कितना है और कितने एंगल पे है, तो थीटा भी नोन है। लेकिन फिर भी हम इसको और सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने एक आइडेंटिटी अप्लाई करी। हमने क्या किया? इसे रखा KP अपॉन R³ पे, ई नेट चल रहा है बेटा, R³, ये क्या हो गया आपका? 4 cos स्क्वायर थीटा को आपने ब्रेक करके लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों टर्म मिला के बना दिए 1। तो ई नेट आ गया आपका, ई नेट आपका आ गया KP अपॉन R³ अंडर रूट, ये हो गया 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ये निकल गया आपका ई नेट, मतलब E1 और E2 का रिजल्टेंट। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, दोनों का निकल गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये सिर्फ अभी क्या निकला है? मैग्नीट्यूड। अभी हमें किसकी बात करनी है? डायरेक्शन की भी। ई नेट की डायरेक्शन क्या होगी, जिसको हमने अल्फा का है, ई नेट की जो E1 से डायरेक्शन है वो कितनी है? अल्फा है, वो अल्फा भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो आप इसको नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं, ये तो था मैग्नीट्यूड ई नेट का, मैग्नीट्यूड, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। अब हम निकालते हैं इसकी डायरेक्शन ऑफ ई नेट। डायरेक्शन ऑफ ई नेट देखिए, हमने क्या मान लिया कि जो ई नेट है वो E1 से अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, और हम अल्फा ही निकालेंगे कि अल्फा क्या है। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस डायग्राम में देखना, यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। इसमें ये वाला जो हाइपोटेनस है वो ई नेट है,
ये वाली जो वैल्यू है वो E1 है और ये वाली जो वैल्यू है E2 के बराबर और इक्वल है, तो ये E2 है, ये E1 है, ये E2 है। ठीक है, इतने से भी काम चल जाएगा। ये E1 है, ये E2 है और ये अल्फा एंगल है। ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है आपका, ऐसा एंगल बन रहा है, ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा के साथ यहाँ पे जो है वो E1 है, ये E2 है। कैसे, समझ में आ रहा है ना? ये तो E1 ही है लेकिन ये E2 के बराबर था, हमने बनाया था जिस टाइम रेक्टेंगुलर मेथड यूज़ करी थी, सॉरी पैरेललोग्राम मेथड यूज़ करी थी, वो E2 है। तो इसका मतलब tan अल्फा कितना होगा यहाँ से? tan अल्फा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब E2 अपॉन E1। E2 की वैल्यू क्या है, इसको पुट कर दिया हमने, कितनी है? K P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। E1 की जो वैल्यू वो भी पुट करी, K 2P कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। इसे सॉल्व किया, K से K कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब, P से P, बचा क्या? 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। या सॉल्व कर दिया इसको तो ये आ गया 1/2 tan थीटा। कितना? 1/2 tan थीटा। तो ये आपका आ गई डायरेक्शन ऑफ ई नेट। क्या? अगर डायरेक्शन ऑफ ई नेट अल्फा एंगल है अगर E1 से, तो tan अल्फा कितना हो गया? 1/2 tan थीटा। अब देखो, आपको लगेगा ये कैसी डायरेक्शन है, कैसी डायरेक्शन में आपको बताती हूँ। 1/2 नोन चीज़ है, नोन है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है। थीटा आपको नोन, आपको गिवन है। देखिए मैंने कहा था पहले स्टार्टिंग में क्या क्या गिवन है, कि गिवन क्या क्या आपको, क्यू गिवन है, डाइपोल दिया है, एल गिवन है, डाइपोल दिया है, डिस्टेंस सॉरी पी पॉइंट दिया हुआ है, पी पॉइंट दिया है मतलब आर गिवन है, थीटा गिवन है। ये मैं मिस कर गई थी वहाँ पे, थीटा गिवन है करके। अब क्यू और एल गिवन है तो इसका मतलब पी भी गिवन है, क्योंकि पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L है। तो अगर आपका फाइनल रिजल्ट पी आर थीटा में आ रहा है तो आपका काम चल रहा है। अभी भी देखिए थीटा में आ रहा है, थीटा आपको दिया होगा, आपको दिया होगा जो पॉइंट पी है वो कितना डिस्टेंस पे है न्यूमेरिकल में और कितने एंगल पे। आप वो tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा से आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन हो गया जनरल पॉइंट का ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो बच्चा पार्टी, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि देखिए हमने तो एक्सियल पॉइंट पढ़ा डेरिवेशन, देन हमने इक्वेटोरियल पॉइंट का डेरिवेशन पढ़ा, उसके बाद मैंने आपको जनरल पॉइंट का डेरिवेशन किया। एक सिंपल सी मेथड भी है कि आप एक्सियल और इक्वेटोरियल को अलग अलग पढ़ो ही ना, आप जनरल पॉइंट पढ़ लो, जनरल वाली मेथड, उसके बाद आप इसके केस बना लो, एक एक्सियल वाला और एक इक्वेटोरियल वाला। वो कैसे, मैं अब आपको बताती हूँ। जैसे आपको बाई चांस आपको लगा कि हम तीनों चीज़ें पढ़ते नहीं है, एक ही डेरिवेशन में तीनों चीज़ें सीख लेते हैं, तो आपने ये जनरल पॉइंट वाला सीखा, इसी में एक केस एक्सेल का बन जाता है, एक केस किसका बनता है? इक्वेटोरियल का। तो इतना आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं आप इसके केस बताती हूँ आपको। तो इसका केस बताने के लिए देखो रिजल्ट ही रिजल्ट रख रही हूँ मैं, बाकी सब इरेज कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हो जाए यहाँ पे। ये आपका, ये भी रख दे रिजल्ट ताकि आप कंपेयर कर सको कि आपका रिजल्ट सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे, अब मैंने इसमें केस 1 ले लिया। केस 1 में मैंने कह दिया इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा अगर आपका 0, आप खुद सोचिए, डायग्राम को ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा थीटा क्या होगा। थीटा ये है, ये डिस्टेंस जो जा रही है आर या पी पॉइंट का जो डायरेक्शन है, उसकी पी से डायरेक्शन जो है वो थीटा है। थीटा 0 होने का मतलब ये पॉइंट पी जो है ये मुड़ के यहाँ आ जाएगा कहीं इस लाइन में, और ये वाली लाइन कौन सी वाली लाइन होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन। मतलब थीटा इक्वल टू 0 वाला पॉइंट का मतलब क्या है? हम किसके डिस्कशन कर रहे हैं? एक्सियल पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं, एक्सियल पॉइंट का। हमें आइडिया आ गया। बस आप क्या करो, थीटा 0 पुट करो तो आपका समझ में आ जाएगा आपको ई नेट। तो ई नेट कितना होगा इस केस में? ई नेट होगा यहाँ पे के पी अपॉन आर क्यूब, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दिया आपने, अंडर रूट 1 + 3 कॉस स्क्वायर 0। कॉस स्क्वायर 0 मतलब कॉस 0 होता है आपका 1, तो ये 1 हो गया, 1 × 3 3, 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट 2। तो ई नेट कितना आ गया? के 2p अपॉन आर क्यूब। ई नेट बोलो या क्या बोलो इसे? ई एक्सेल, क्योंकि कौन सा केस चल रहा है? एक्सेल का। यही आता है ना एक्सेल का केस, यही आता है। सो ये आ गया आपका एक्सेल का केस जब आपने थीटा इक्वल टू 0 पुट किया। अब आप पुट कर दीजिए केस 2 में, इफ थीटा इक्वल टू 90।
खुद सोचिए, थीटा इक्वल टू 90 मतलब ये वाली वैल्यू थीटा ये 90 है, इस डाइपोल से ये वाली वैल्यू, ये वाला पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो कौन सा केस हो गया ये, इक्वेटोरियल वाला, इक्वेटोरियल वाला। पुट कर दो थीटा की वैल्यू 90, थोड़ा शॉर्ट करते हैं, cos 90 कितना होता है आपका 0, तो ये टर्म हट गया, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1 ही हो गया, 1 का अंडर रूट 1 होता है, तो के पी अपॉन आर क्यू। तो ई नेट बोलो जो कौन सा केस है आपका, इक्वेटोरियल का केस है, उसके लिए कितना आएगा रिजल्ट, के पी अपॉन आर क्यू, यही होता है, देखने को मिल गया आपको, यही होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पहले जनरल पॉइंट निकालें, उनके 2 केस बनाएं और दोनों को इसको फिर हम दोनों केस हम इसमें ही डिस्कस कर लें। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे एक्सेल ले लो, इक्वेटोरियल ले लो, जनरल पॉइंट है। वैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल खुद में ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो तभी मैं आप कोशिश करती हूँ कि एक डेरिवेशन एक दिन करें ताकि आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो ये आपको समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आ रही है, तो थैंक यू, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो और कुछ और लोगों को शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके पूछिए इसको, ताकि मैं उसको जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है मुझे समझ में आए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, और उसको मैं आपको दोबारा से किसी छोटी वीडियो में और एक्सप्लेन कर सकूँ। तो इस तरह से देखते रहिए। हैव अ नाइस डे।